नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आवाज समाचार का ये 4:57 PM एडिशन, जहां हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं दिन भर की ताजा खबरों का पूरा बुलेटिन, ताकि आप रहें अपडेट, आप रहें एकदम अप टू डेट। तो चलिए चाय की चुस्कियों के साथ हो जाएं कुछ गर्मा गर्म खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। अलकायदा के आतंकवादी अल जवाहिरी का अंत, अमेरिका ने ड्रोन हमला कर काबुल में मार गिराया। बाइडेन बोले इंसाफ हुआ, लेकिन तालिबान ने बताया दोहा समझौते का उल्लंघन। कांग्रेस पर ईडी की कार्रवाई तेज, सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद अब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापे। कांग्रेस ने बताया सियासी बदला। वैक्सीनेशन मुहिम की बूस्टर डोज पर पूरा होते ही CCA की प्रक्रिया होगी शुरू। शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात में बोले गृह मंत्री अमित शाह। 4 दिनों की तेजी के बाद बाजार में फ्लैट कारोबार, बैंकिंग, एनर्जी, FMCG शेयरों में रही आज खरीदारी। रियल्टी, IT, मेटल शेयरों पर रहा दबाव। सेंसेक्स 21 तो निफ्टी सिर्फ 5 पॉइंट चढ़कर बात। डॉलर के मुकाबले रुपए ने दिखाया दम। पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड लो से करीब ₹1.40 की रिकवरी। एक महीने के हाई पर पहुंचा भाव। घरेलू मार्केट में FIIs के लौटने और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से मिला है फायदा। अमृत महोत्सव से पहले छाया तिरंगा, बाजार में जोरदार डिमांड। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना प्रोफाइल पे लगाया राष्ट्रीय ध्वज। एक खबर है जो कल रात से सुर्खियों में है और पूरी दुनिया में छाई हुई है। वो है दुनिया के नंबर 1 आतंकवादी अल जवाहिरी का अंत। अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया है। काबुल में एक ड्रोन स्ट्राइक में जवाहिरी को मारा गया है। CIA ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चलाया था। अमेरिकी काबुल में एक सेफ हाउस की बालकनी में जवाहिरी खड़ा था, तभी अमेरिकी ड्रोन ने 2 मिसाइलें जवाहिरी पर दागकर उसे मार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि हमले में सिर्फ जवाहिरी मारा गया है। निशाना इतना सटीक था कि घर में किसी और को कुछ नहीं हुआ। वहीं तालिबान ने अमेरिका के इस हमले की निंदा की है। तालिबान ने अमेरिका के इस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों का खुला उल्लंघन बताया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि पिछले 20 सालों में ऐसी कार्रवाइयां नाकाम अनुभवों का दोहराव है। यह अमेरिकी हितों के खिलाफ है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जवाहिरी 9/11 आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था। अब उसका खात्मा कर अमेरिकी जनता को इंसाफ मिल गया है। Today, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. तो अल जवाहिरी का अंत और एक बड़ा आतंकवादी इस दुनिया से गायब। अमेरिका ने कहा कि ये अमेरिकी लोगों की जीत है और 9/11 का एक तरीके से बदला भी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी हो चुकी है। अब लोगों को 5G सेवाओं का इंतजार है। तो कब पूरा होगा आपका ये इंतजार और कहां कौन सी कंपनी ये सेवा देगी, ये सारी बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो चुकी है। अलग अलग कंपनियां हैं जो अलग अलग जगहों पर ट्रायल्स कर रही हैं। वहीं सबसे पहले सर्विस मिलेगी जहां ट्रायल चल रहे हैं। तो कहां और कौन सी कंपनी कितने ट्रायल्स कर रही हैं और पूरे देश में किस तरीके से इन सेवाओं का विस्तार होने जा रहा है? देखिए, मई 2021 में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम के ट्रायल के लिए आवंटन जो है वो क्या था, करीबन 16 लोकेशन के अंदर 13 शहरों में इसका ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन जो किया गया था। जो टेलीकॉम कंपनी उन्होंने अपने इक्विपमेंट वेंडर्स चुन करके ट्रायल की शुरुआत जो है कर दी थी और काफी सक्सेसफुल ये ट्रायल जो है हो रहा है। खासतौर पर जो रिलायंस जो है, जिसने की सबसे ज्यादा 5G स्पेक्ट्रम जो है खरीदा है, उसने 5 लोकेशन के ऊपर अपना ट्रायल जो है वो किया था। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और जामनगर शामिल है। अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल ने 4 लोकेशन के ऊपर अपना ट्रायल जो है वो किया। इसमें दिल्ली है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है और लखनऊ शामिल है। वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया ने 3 लोकेशन के ऊपर अपना ट्रायल जो है वो किया। इसमें बेंगलुरु है, इसमें पुणे है और इसमें पुणे है और इसमें गांधीनगर जो है वो शामिल है। तो इन सभी लोग शहरों के अंदर सबसे पहले आपको 5G सर्विसेज जो है वो देखने को मिल सकती है।
5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है पूरी हो चुकी है। सरकार अगले 10 दिनों के अंदर टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो कर देगी। स्पेक्ट्रम आवंटन करते ही टेलीकॉम कंपनियां अपना नेटवर्क लगाने की शुरुआत जो है वो कर देंगी। जो आकाश अंबानी है, रिलायंस जियो के चेयरमैन, उन्होंने ऑलरेडी संकेत जो है दे दिए हैं कि जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है तो 5G का रोल आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसका ये मतलब है कंपनी अगले 1 से 2 महीने के अंदर 5G सर्विसेज का रोल आउट जो है वो कर सकती है। तो आपको सितंबर से अक्टूबर तक 5G सेवाओं का चुनिंदा शहरों में इस्तेमाल करने का मौका जो है मिल सकता है। चलिए, तो ये तो भारत में वो शहर हो गए, वो इलाके हो गए जहां पर ये सेवाएं हम शुरू होते हुए देखेंगे। आसिफ, हमें ये भी बताइए साथ में कि देश में सबसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर रिलायंस जियो, जिसने सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदा है, उसके 5G को लेकर क्या प्लान्स हैं? जी सही कहा आपने। रिलायंस जियो ने करीबन 88,000 करोड़ रुपया जो है 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए जो है वो चुकाया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो टेलीकॉम कंपनी है उसने 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है वो खरीदा है। 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है दूसरे स्पेक्ट्रम के मुकाबले थोड़ा महंगा है, लेकिन इसको एक प्रीमियम स्पेक्ट्रम जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको इसके नेटवर्किंग जो अगर आपको लगानी है तो आप स्लाइसिंग इसमें आसानी से जो है वो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है करनी पड़ेगी, बहुत कम टावर जो है लगाने पड़ेंगे और बहुत कम समय में आप अपनी सर्विस जो है वो शुरू कर सकते हैं। ये एक एफिशिएंट स्पेक्ट्रम इसको जो है माना जाता है, जो कि इंडोर कवरेज जो है वो भी आसानी से जो है वो देता है। तो कंपनी इस स्पेक्ट्रम को लेकर के ऑलरेडी ट्रायल जो है वो कर चुकी है। तो कंपनी की यही योजना है कि इसी स्पेक्ट्रम के अंदर अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत जो है वो की जाए। 5 लोकेशन पर कंपनी ऑलरेडी ट्रायल कर चुकी है। आकाश अंबानी ने हिंट दिया है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है तो कंपनी जो है 5G सेवाओं की शुरुआत, रोल आउट जो है वो कर सकती है। तो आपको हो सकता है कि सबसे पहले जो रिलायंस जियो है उसकी 5G सेवाओं का इस्तेमाल करने का मौका अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपको मिले। चलिए, ठीक है, तो अगले 1 से 2 महीने के अंदर रिलायंस अपनी सेवाओं की शुरुआत कर देगा। बहुत शुक्रिया आसिम इस पूरे अपडेट के लिए। बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस की। सोनिया राहुल से हुई पूछताछ के बाद से ईडी एक्शन में है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें दिल्ली से लेकर कोलकाता के ऑफिस शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईडी ने हेराल्ड हाउस की 4थी मंजिल पर सर्च किया, जो नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन ऑफिस है। इसके अलावा इससे जुड़े 12 अन्य ठिकानों पर भी ईडी का सर्च हुआ। वहीं कांग्रेस इस छापेमारी को राजनीतिक बदला बता रही है। नेशनल हेराल्ड केस में आरोप है कि नेशनल हेराल्ड एजल यानी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं। इन्हीं को लेकर ईडी ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पर कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार संजय राउत से आज भी ईडी की पूछताछ होगी। शिवसेना सांसद के वकील की मौजूदगी में यह पूछताछ होगी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय राउत से संबंधित 2 और ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। वहीं ईडी ने 2 और लोगों को इस मामले में समन भी भेजा है। फिलहाल मुंबई में राउत के किन जगहों पर यह छापेमारी हुई है, इसकी जानकारी अभी नहीं है। अभी संजय राउत 4 दिनों की रिमांड पर हैं। ईडी उनसे पात्रा चौल घोटाले मामले में पूछताछ कर रही है। हालांकि इस मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक सच्चा शिवसैनिक जब नहीं झुका तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश रच रही, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को भुगतना ही पड़ेगा। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों खूब चर्चा में है। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां और जब्तियों पर राजनीति भी गर्म है। पर क्या आपने सोचा है कि ऐसी कार्रवाइयों से ईडी के पास कितनी संपत्ति जमा हो चुकी है और ईडी संपत्ति का करता क्या है? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। जी लक्ष्मण, बताइए। अक्सर आप देखते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी जब छापा मारता है तो ढेर सारे नोटों के गड्ढे बरामद होते हैं, नोटों को ढेर लगे रह जाते हैं, सोने गहने जेवरात जब्त किए जाते हैं। कभी आपने सोचा है इन सारे पैसों का, इन सारे गहनों का ईडी करता क्या है? क्या वाकई ईडी मालामाल हो जाता है इन सब चीजों से? आखिर इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर ईडी के पास माल होता कितना, कितनी की जब्ती होती है। तो अब तक के जो आंकड़े बताए जाते हैं उसके मुताबिक ईडी के पास 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। यानी 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी के पास है। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो जब्ती हुई है वो दरअसल बैंक फ्रॉड से हुआ है। बैंक फ्रॉड से यहां पे 40,923 करोड़ रुपए ईडी अब तक जब्त कर चुका है। पॉन्जी स्कीम भी इसमें पीछे नहीं है। पॉन्जी स्कीम से अब तक 6,800 करोड़ रुपए ईडी जब्त कर चुका है।
एक तीसरा मामला है करप्शन एक्ट, जिसके तहत भी ईडी छापेमारी करता है, जब्ती करता है। तो वहां पर करीब 5,422 करोड़ रुपए अब तक ईडी जब्त कर चुका है। भगोड़ों की संपत्ति भी जब्त करने में ईडी पीछे नहीं है, और जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 433 करोड़ रुपए ईडी अब तक भगोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुका है। तो ये सारी संपत्ति है जो ईडी अब तक जब्त कर चुका है। और जो जब्त किया जाता है आखिर उसका होता क्या है, सबसे दिलचस्प सवाल होता है। तो बता दूं कि ईडी वाले अपने घर नहीं ले जाते, ना तो अपने ऑफिस में रखते हैं। दरअसल जो भी नकदी जब्त की जाती है, जो भी सोना गहना जब्त किया जाता है, उसकी पहली प्रक्रिया ये होती है कि जैसे ही आपने जब्त किया तो जहां आपने जब्ती की है उसके नज़दीकी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच है उसमें आपको जमा कराना होगा। नकदी सोना गहना नज़दीकी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जमा कराना होगा। अब इतने पैसे जमा हो जाएंगे तो उसका ब्याज मिलेगा, आप जाहिर तौर पर सोच रहे होंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो पैसे जब्त किए जाते हैं या फिर ये जो सोने गहने जब्त करके रखे जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। अब एक दूसरा मामला आता है जब देखते हैं काफ़ी लग्जरी गाड़ियां जब्त करता है ईडी, कई बार तो शिप भी जब्त करता है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट भी जब्त होने लगा आजकल। तो उसका क्या होता है, तो सारी जो ऐसे कार जैसे चीज़ें जब्त की जाती हैं तो उसको वेयर हाउस पे रखा जाता है। कई बार सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन के वेयर हाउस में रखा जाता है। उसके पार्किंग का खर्च भी ईडी ही देता है। कई बार तो ऐसा होता है जितने का सामान पार्क में नहीं रखा, पार्किंग के लिए उससे ज़्यादा पार्किंग के चार्ज लग जाते हैं। अब क्या करने लगा ईडी, जहां जब्त किया वहीं पर जब्ती दिखा के छोड़ दी सामान को। लेकिन एक और मामला है कि हम देखते हैं कि कई बार ईडी घर जब्त कर लेता है। तो घर जब अटैच करता है तो वो जब घर अटैच करता है तो उसको प्रोविजनल अटैचमेंट कहते हैं। तो जैसे ही प्रोविजनल अटैचमेंट किया तो घर में रहने वालों को घर खाली नहीं करना पड़ता है। एक तय समय सीमा के भीतर जो अथॉरिटी होता है, करीब 180 दिन के भीतर परमानेंट अटैचमेंट का ऑर्डर लेना होता है। जैसे ही परमानेंट अटैचमेंट का ऑर्डर मिल गया उसके बाद उस घर में रहने वालों को उस घर को खाली करना पड़ता है। लेकिन घर के अलावा कई बार आपने देखा हो कि होटल, शॉपिंग मॉल ये भी जब्त किए जाते हैं। लेकिन ये जब जब्त किए जाते हैं तो इसको खाली आमतौर पर नहीं कराया जाता है। इसमें यह होता है कि इन शॉपिंग मॉल होटल चलने से जो आमदनी होती है वो आमदनी उस आरोपी के पास नहीं जाता है, वो आमदनी ईडी के खाते में आता है, जो आखिरकार उसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में जाके जमा हो जाता है। इन सब के अलावा कई बार शेयर भी जब्त किए जाते हैं, म्यूचुअल फंड भी जब्त किए जाते हैं। तो ये सब जो शेयर म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब क्या होता है, उन सबको ईडी के खाते में जमा कर दिया जाता है, जब्त रखा जाता है। तो ये सारी पूरी कहानी है कि ईडी जो जितना पैसा जब्त करता है उसका आखिर होता क्या है। जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ईडी इतना सब कुछ करता है, इतने पैसों की जब्ती करता है, आखिर उसका होता क्या। तो लक्ष्मण रॉय समझा रहे थे कि क्या करता है ईडी उस पैसे का और वो फिर आगे कहां जाता है। चलिए अब आज आवाज अड्डा में क्या खास होने वाला है वो आपको बताते हैं। भारत में मैच मेकिंग का क्या है नया ट्रेंड, शादी के लिए पुरुषों को काम करने वाली महिलाएं क्यों नहीं चाहिए। अब आज आवाज अड्डा में इससे थोड़े हटके टॉपिक पर बातचीत होने वाली है। वधू चाहिए लेकिन होम मेकर। जरूर जुड़िएगा 7:57 पर आज की बहस में। और अब बात करेंगे आजादी के अमृत मंथन की। देश अपनी आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 सालों में देश ने लंबा सफर तय किया है। CNBC आवाज भी इस अमृत महोत्सव पर आपके लिए एक नई पेशकश लेकर आया है। कल हमने आपको बैंकिंग सेक्टर के सुनहरे सफर की एक झलक दिखाई थी। आज इसका द्वितीय भाग यानी पार्ट 2 आपको दिखाने ले जा रहे हैं अमृत मंथन में कि कैसे टेक्नोलॉजी ने भारतीय बैंकिंग की शक्ल, सूरत और सीरत को बदल दिया। आजादी के 75 साल और हम कर रहे हैं बैंकिंग का हाल। आपको बता रहे हैं भारतीय बैंकिंग ने कितनी तरक्की की है इन 75 सालों में और हम एज अ कंट्री इन द टर्म्स ऑफ बैंकिंग कितने आगे बढ़े हैं। तो आइए कुछ आंकड़ों से समझेंगे कि हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया है। बैंक डिपॉजिट से शुरुआत करते हैं। 1947 में हमारे पास महज 1261 करोड़ रुपए के बैंक डिपॉजिट थे, लेकिन आज यानी 2022 में ये 167 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। यह नंबर बताता है कि हमने कितना बड़ा सफर
तय किया है। ब्रांचेस के टर्म्स में देख लीजिए, 5000 ब्रांचेस थी जब हम आज़ाद हुए थे, लेकिन आज हमारे पास 2022 में आज़ादी के 75 साल बाद 14 लाख से ज़्यादा ब्रांचेस हैं जो देश के कोने कोने में फैली हुई है, ताकि हर व्यक्ति को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ा जा सके। इसके अलावा एटीएम एक ऐसी चीज़, एक ऐसी क्रांति जो आई तो 1987 में, लेकिन इसने बैंकिंग की परिभाषा को, बैंकिंग के सिस्टम को काफ़ी हद तक बदल दिया। अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं थी पैसे निकालने के लिए। आप 24 घंटे कहीं से भी, किसी भी एटीएम से कैश निकाल सकते थे, ना पासबुक ना बैंक की ब्रांच। और इसी के कारण 2022 से आज देश में 2,18,000 से ज़्यादा एटीएम्स मशीनें लगी हुई हैं जो देश के पूरे कोनों में फैली हुई हैं। आप कहीं से भी कैश निकाल सकते हैं। 1980 आता है और शुरुआत होती है प्लास्टिक मनी की, क्रेडिट कार्ड। लेकिन 1980 में इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। इसका असली रंग दिखना शुरू हुआ जब देश में हमने देखा कि 1992 के बाद अर्थव्यवस्था में ओपननेस आई, उसका खुलना शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, और फिर सन 2000 आते आते क्रेडिट कार्ड्स की चर्चा काफ़ी तेज़ हो चली। बहुत सारे लोग इसे अपना सके। एक ऐसा कार्ड था जिसके जरिए आप बिना कैश के कहीं से भी शॉपिंग कर सकते थे, किसी भी तरह का सामान खरीद सकते थे और पैसे आपको बाद में चुकाने होते थे। आज देश में इस वक्त 7.5 करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, लेकिन एक कार्ड जो इससे भी आगे निकल गया है, ये भी प्लास्टिक मनी लेकिन अलग तरह की। ये है डेबिट कार्ड, यानी आपके खाते से जुड़ा हुआ कार्ड। अब इसमें आप क्रेडिट नहीं लेते बल्कि आपके खाते से सीधा पैसा कटता है। ये आया क्रेडिट कार्ड के 10 साल बाद 1990 में, लेकिन इसने तेजी से लोकप्रियता पाई। आज हर खाते के साथ एक डेबिट कार्ड जुड़ा हुआ है जिसके जरिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। 92 करोड़ से ज्यादा एक्टिव डेबिट कार्ड्स इस समय हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी बैंकिंग सिस्टम में मौजूद हैं। लेकिन जिस सबसे बड़े सिस्टम की बात करेंगे उसका नाम है यूपीआई। एक ऐसी चीज जिसने भारतीय बैंकिंग में एक तरह की क्रांति लेके आ गई है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, शुरुआत महज 6 साल पहले, लेकिन काम जैसे 6 दशकों का कर दिया। ऐसा नया सिस्टम कि आपके मोबाइल में ही एक ऐसा ऐप जिसके जरिए आप कोई बारकोड स्कैन कीजिए, आप किसी को पैसे ट्रांसफर कीजिए, आप बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर कीजिए, यानी पेमेंट का ऐसा तरीका जिसमें आपको कैश की जरूरत नहीं है, कार्ड की जरूरत नहीं है। 2016 में शुरुआत, आज की तारीख में 26 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं आपके पास। कुछ और आंकड़े यूपीआई के हमें बताएंगे कि इसकी ताकत कितनी बड़ी है, आखिर ये कितने काम का है। 2016 में ट्रांजैक्शन की वैल्यू थी 90,000, यानी कुल 90,000 ट्रांजैक्शन हो रहे थे और 38 लाख उसकी मॉनेटरी वैल्यू थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें ना 2022 की, तो ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़कर पहुंच गई है 586 करोड़ से ज्यादा और इसकी वैल्यू है 10,14,000 करोड़ से ज्यादा की। यानी आप समझिए कि अब यूपीआई पे हर दिन कितना पैसा इधर से उधर जा रहा है, इसने आपके और हमारे जीवन को कितना आसान बनाया है। और यही बताता है कि भारतीय बैंकिंग ने इन 75 सालों में बहुत लंबा सफर तय किया है। जाते जाते आपको यह भी बता दूं कि दुनिया के कई देश, कई विकसित देश हमसे ये सिस्टम मांग चुके हैं, कई अपना चुके हैं, कई और अपनाने जा रहे हैं। यानी भारतीय बैंकिंग का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और यही उम्मीद करते हैं ये इसी तरह तरक्की का सफर जारी रखेगी। जय हिंद। तो अमृत मंथन में ये थी भारतीय बैंकिंग की कहानी। इसी सीरीज में कल आपके लिए लेकर आएंगे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की उपलब्धियों में एक तरीके से कहें कि एक बड़ा नगीना, एक बड़ा हीरा है, उसकी कहानी। पहले आपको बताएं कि आज कंज्यूमर अड्डा में हमारी जो खास सीरीज चल रही है आपके करियर को और एडमिशन को लेकर, उसमें क्या खास होने जा रहा है। 12वीं के बाद करियर पर हमारे खास सीरीज में आज होगी बात कॉमर्स की। डिजिटल दुनिया में आपके लिए सॉलिड करियर की प्लानिंग करेंगे आज कंज्यूमर अड्डा में 5:57 पर। 12वीं के बाद कॉमर्स क्या है ऑप्शंस।